अब IFRS क्या है? देखो, जैसे जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ना एप्लीकेबिलिटी होती है कि ये किस किस पे एप्लीकेबल है, किस किस को फॉलो करने हैं। बिजनेस तो बहुत तरीके के होते हैं ना, कोई छोटा बिजनेस है, कोई बड़ा बिजनेस है, कोई मीडियम साइज बिजनेस है, ठीक है। तो किसको फॉलो करने हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ पे एप्लीकेबल है। अब मैं इंडिया में हूँ, मैं इंडिया में अकाउंट बनाता हूँ और मेरी एक ब्रांच बाहर है जो कि मान लो यूके में है, वो भी अकाउंट्स बनाती है, तो क्या वो भी यही रूल्स फॉलो करेगी? नहीं। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरली इंडिया में ही बनाए जाते हैं और इनकी एप्लीकेबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कुछ कुछ कंपनीज पे ही लगती है, छोटी साइज की कंपनीज पे, ठीक है। अब कौन सी वो कंपनीज है वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब ये IFRS क्या है? IFRS पहला ही वर्ड क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे हम इंडिया में अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, वैसे ही अगर हमें हमारे अकाउंट्स को इंटरनेशनली कंपेरेबल बनाना है, मतलब बाहर के अकाउंट्स के साथ मैच कराना है, तो हमें क्या फॉलो करने पड़ेंगे? IFRS, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये भी वही होते हैं, वही रूल्स एंड रेगुलेशन है, बस ये है कि अगर हमने IFRS फॉलो करे होंगे तो हमारे IFRS की वजह से हमारे जो अकाउंट्स है वो इंटरनेशनली कंपेरेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी एजम्पशन क्या है? सबसे पहले एजम्पशन ये है कि गोइंग कंसर्न होनी चाहिए। गोइंग कंसर्न क्या होती है? कि हमारा बिजनेस कभी भी इन फ्यूचर बंद नहीं होगा, ठीक है। हाँ, उसके बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे। एक्यूरल एजम्पशन क्या बोलती है? एक्यूरल एजम्पशन ये बोलती है कि हमें चाहे हमारा एक्सपेंस पे हुआ हो या नहीं हो, इनकम रिसीव हुई हो या नहीं हो, फिर भी हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मेजरिंग यूनिट एजम्पशन क्या है? कि हर एक चीज को किसी ना किसी यूनिट में मेजर करेंगे। परचेजिंग पावर होगी, मेजरिंग यूनिट इज द करंट परचेजिंग पावर। इट मींस दैट द एसेट आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट एट अ हिस्टोरिकल कॉस्ट बट दे आर शोन एट द करंट और फेयर वैल्यू। मतलब हमें आज हमारी एसेट की कितनी वैल्यू है उस पे एसेट को रिकॉर्ड करना है, ना कि किसी पुरानी कॉस्ट जिसपे हमने उसे परचेज किया था उस पे। तो ये इसकी अजम्पशन है IFRS की। IFRS फॉलो करने से पहले हमें ये अजम्पशंस फॉलो करनी पड़ेंगी कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज बिजनेस खोला आज ही बंद कर देंगे, वो कुछ आने वाले सालों के लिए चलेगा या चलता रहेगा, ये हम फॉलो करेंगे। सेकंड चीज एक्यूरल एजम्पशन, एक्यूरल एजम्पशन में समझा चुका हूँ। तीसरी चीज है मेजरिंग यूनिट अजम्पशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशन। हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारी इकोनॉमी में हमारे पास परचेजिंग पावर है, मतलब हम सामान खरीद सकते हैं, इतना पैसा हमारे पास है। द अजम्पशन रिक्वायर्स दैट द वैल्यू ऑफ कैपिटल बी एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो कैपिटल है उसको करंट फाइनेंशियल ईयर की इन्फ्लेशन के साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है? इकोनॉमी में महंगाई कितनी है, हमारी परचेजिंग पावर, आज के टाइम पे जो सामान मिल रहा है क्या हम उसको परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो हमारी कैपिटल है, क्या हम उस कैपिटल के बेसिस पे अपने बिजनेस को चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। तो IFRS ये बोलता है कि हमारे बिजनेस की उतनी परचेजिंग पावर होनी चाहिए। और परचेजिंग पावर कहाँ से पता चलेगी? कैपिटल से पता चलेगी कि जो पैसा एक बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, क्या उस पैसे से उसका बिजनेस चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो IFRS फॉलो करने से पहले हमारे पास परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, मतलब कैपिटल सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये? अब लास्ट टॉपिक है नीड ऑफ IFRS, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले क्या है? नीड ऑफ IFRS, नीड फॉर IFRS, ठीक है। IFRS की जरूरत क्यों है? अगर हमें ग्लोबल मार्केट को एक्सेस करना है, मतलब हमें इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो हमें IFRS फॉलो करने होंगे, ठीक है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? इजी टू मेक कंपैरिजन। अगर मैंने जैसे बोला कि मेरी कंपनी यहाँ पे भी है और बाहर भी है और मेरे को अपनी ही ब्रांच के साथ कंपैरिजन करना है, तो भाई वो वाली ब्रांच है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करे होंगे। तो यहाँ पे बीइंग इन इंडिया आई हैव टू आल्सो फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सो दैट आई कैन कंपेयर माय अकाउंट्स विद दैट ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो इजी टू मेक कंपैरिजन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हम करेंगे ना उसमें यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी। द अडॉप्शन ऑफ IFRS ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट इंप्रूव्स द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जब भी हम अपने अकाउंट्स को रिपोर्ट करेंगे तो उन रिपोर्ट करते हुए उस रिपोर्टिंग में हमारे यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, कंसिस्टेंसी आ जाएगी, ठीक है। अगर हमें बाहर से पैसा उठाना है तो मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? बेसिकली अगर हम बाहर से पैसा रेज करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट से पैसा रेज करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ पैसा एज अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड देना होता है।
कंपनी में आप अगर शेयर में पैसा लगाओगे तो कंपनी आपको डिविडेंड देगी, अगर आप लोन लोगे तो आपको बैंक को इंटरेस्ट देना होगा। तो बाहर कंपेरेटिवली इंडिया से कम रेट पे लोन मिल सकता है। तो अगर आपको लगता है ऐसी सिचुएशन है तो आपको आईएफआरएस को फॉलो करना होगा, तभी आपको बाहर से कॉस्ट ऑफ का कैपिटल, कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे बाहर से पैसा मिल सकता है। तो आईएफआरएस की जरूरत क्यों है? अगर आपको लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे बाहर से पैसा, अब्रॉड से पैसा रेज करना है तो। समझ आई इतनी बात? फिफ्थ पॉइंट इज ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ द एसेट। एसेट की ट्रू और फेयर वैल्यूएशन हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर ऑब्वियसली बात है, अगर आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे तो आप एक ट्रू और फेयर व्यू दिखा पाओगे। लास्ट पॉइंट इज फ्रॉड और मैनिपुलेशन कमिट करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब इतनी इजीली आपके अकाउंट्स में आप फ्रॉड या मैनिपुलेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो जैसे मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए बोला था, सेम वही चीज है। जो आपने इसकी जरूरतें पड़ी, उन जरूरतों को अगर हम पूरा कर देगा तो ऑटोमेटिकली हमें उन्हीं जरूरतों से इसके फायदे मिल जाएंगे। तो बेसिकली द नीड्स आर द बेनिफिट्स ऑफ द अकाउंटिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो पहला बेनिफिट क्या है कि ये किसी भी इंटरप्राइज को ग्लोबली ऑपरेट करने में हेल्प करता है। मतलब हम इंटरनेशनली ऑपरेट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि रिलायबल होगा, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, तो इन्वेस्टर्स भी उस पर रिलाई कर पाएंगे। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। इंडस्ट्री के लिए भी हेल्पफुल होता है। ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम outside the country becomes easier if the financial statements comply with the globally accepted accounting standards. Nowadays, most of the stock exchange requires information as per IFRS, and convergence to IFRS would enable Indian companies to access international capital market easily. अगर हमें इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, तुमने स्टॉक मार्केट का नाम सुना है? स्टॉक मार्केट में कंपनीज को अगर अपने आप को रजिस्टर कराना है इन दी इंटरनेशनल मार्केट, जो इंटरनेशनल मार्केट है, तो उसके लिए उसको IFRS फॉलो करने होंगे। तो इंडस्ट्री में एज एन इंडस्ट्री भी उसको ये हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स में इजीली रजिस्टर करा सकती है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है लोअर कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड अब्रॉड। वही जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला पॉइंट था ऊपर, वही ये पॉइंट है कि हमारा जो फंड्स रेज करने का कॉस्ट होगा बाहर से, वो कम हो जाएगा अगर हम IFRS को फॉलो करते हैं, ठीक है। मे बी दिस वॉज द लास्ट पॉइंट, नहीं 2 पॉइंट आ रहा है। अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज ट्रू एंड फेयर व्यू। एक बार रीडिंग लगाओगे सब समझ आ जाएगा, तुम अपने वर्ड्स बना के लिख लोगे, बस तुम्हें पॉइंटर्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर पे आई कांट गिव ज्यादा स्ट्रेस बिकॉज ये 4 से 5 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं समझ आया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो स्टेटमेंट्स हैं जिनके अंदर कुछ पॉलिसीज, कुछ फ्रेमवर्क्स लिखे हुए हैं, जिनके बेसिस पे हम सारी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी वही हैं, वही स्टेटमेंट्स हैं जिसमें पॉलिसीज लिखी हैं। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS में ये फर्क है कि अगर हमें ग्लोबली ऑपरेट करना है, इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट करना है, तो हमें IFRS को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर हमें विद इन इंडिया ही ऑपरेट करना है तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं। बट एक बात याद रखना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस पे लगते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जगह IAS लगते हैं, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? तो एक बार फटाफट से चैप्टर की रीडिंग लगा लो, कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो पूछ लो, ठीक है। आज मैं तुम्हें अर्जेंसी में इसलिए बुलाया बिकॉज आई नीड टू गो समवेयर।